नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनहब स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है गौरी शंकर बने एक दूजे के लिए। दोस्तों, कहानी के 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 10वां पार्ट है। इससे पहले के सारे पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गौरी शंकर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। दोस्तों, उसमें जाकर के आपको कहानी के सारे पार्ट पढ़ने को मिल जाएंगे, तो उनको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट को शुरू करते हैं। आपके साथ कोई गवाह भी है क्या? जी महोदय, कुछ सरकारी आयकर विभाग के अधिकारी वहां पर खड़े थे, तो उन्हें अगली पेशी में बुलाइए और सीसीटीवी फुटेज देखिए। अगर आसपास के घरों में कहीं लगा हो, उससे स्थिति और भी क्लियर हो जाएगी। जी सर, पुलिस छानबीन में लगी हुई है और इसके लिए हमें कम से कम 7 दिनों के रिमांड चाहिए। गौरी देवी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? शंकर ने कहा। गौरी सन्न रह गई अचानक से अपना नाम शंकर के मुंह से सुनकर। वो फिर व्यथित हो गई। उसकी आंखों के सामने पूरा 3 साल तैर गया। वो फिर फफक कर रो पड़ी। क्या आप बोलने की स्थिति में हैं? शंकर ने फिर पूछा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहना है। गौरी की आंखों में आंसू भरे थे। ठीक है, फिर मैं पुलिस को 7 दिन की रिमांड स्वीकृत करता हूँ। जब तक गौरी देवी आप पुलिस की हिरासत में रहेंगी, और सरकारी वकील साहब, मुझे अगले सोमवार को सारे सबूत, गवाह, सीसीटीवी फुटेज जो भी आप ला सके इकट्ठा चाहिए। मैं फैसला तुरंत करूंगा। जी सर। द कोर्ट इज एडजर्ड, शंकर बोला और एक नज़र गौरी की तरफ देखा। गौरी उसी की तरफ देख रही थी। दोनों की नज़रें टकराई और शंकर बाहर निकल गया। वो अपनी सरकारी गाड़ी की ओर जा रहा था। गौरी के पापा अचानक उसकी ओर भागे। तब तक शंकर गाड़ी में बैठ चुका था। शंकर बेटा, शंकर, 1 मिनट। ड्राइवर, 1 मिनट रुको। जी बोलिए। बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। आपको जो भी कहना है अदालत में आप कह सकते हैं। नहीं बेटा, तुमसे व्यक्तिगत बात करनी थी। देखिए, नियम के तहत कोर्ट के बाहर प्रकरण से संबंधित कोई भी बात करना ठीक नहीं है। वो मेरे कर्तव्यों के विरुद्ध है। प्रकरण से संबंधित यदि आपको कोई भी बात करनी है तो आप कोर्ट में आइए। नहीं बेटा, गौरी के विषय में बात करनी है। मैं उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। आप दोनों ने मिलकर रिश्ता तोड़ा था ना, तो अब क्यों बचाव के लिए आए हैं? वो मेरे लिए सिर्फ एक अपराधी है जिसके लिए उसे सज़ा मिलेगी। चलो ड्राइवर। यह कहकर वो निकल गया। क्या हुआ पापा? गौरी ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, पापा बोले। शंकर से बात करने की कोशिश कर रहे थे आप? गौरी ने पूछा। हाँ। तो क्या हुआ? वो नहीं सुना ना, और सुनेगा भी क्यों? आखिर मैंने उसे साफ साफ धोखा दिया था, गौरी ने कहा। यही तो मैं उसे बताना चाहता था कि तुम निर्दोष हो। उसी की भलाई के लिए तुमने ये सब कदम मजबूरी में उठाए, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि तुमने अपराध किया है तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वो इस अपराध प्रकरण की बात नहीं कर रहा है, बल्कि व्यक्तिगत अपराध जो हमने उसके साथ किया उसकी बात कर रहा है। आप उससे बात क्यों कर रहे हैं पापा? मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो जो भी सजा देगा मैं आराम से स्वीकार कर लूंगी। वो मेरे बगैर जीना सीख गया है पापा। बड़े पद में है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है। मैं तो उसे ऐसे ही देखकर खुश हूँ। आप मेरे लिए दुख मत करिए। जो मेरे लिए दुख का विषय था वो तो ऊपर चला गया। अब मैं शांत हूँ। आप निश्चित होकर घर जाइए पापा। मैं तुम्हारे बेल के लिए अप्लाई करता हूँ बेटा। हाँ, पर अब 1 हफ्ता तो जेल में ही रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि शंकर ने नाराज़गी में ही रिमांड की मंजूरी दी है, पर फिर भी मैं खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ठीक है पापा, अब आप जाइए, मुझे जाना होगा। इतनी देर में बाकी सभी कैदियों की भी पेशी खत्म हो चुकी थी। ठीक है बेटा, मैं शाम को मिलने आऊँगा। फिर गौरी बाकी कैदियों के साथ जेल में चली गई। मिस्टर आहूजा भी बेल के लिए आवेदन करके घर चले गए। आ गए जी। क्या हुआ आज कोर्ट में? पुष्पा देवी ने पूछा। कुछ नहीं, आज ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, पर जज ने गौरी को रिमांड की अवधि 7 दिन के लिए और भी बढ़ा दी है। अरे हाँ, विशेष बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मालूम है जज कौन था? कौन? शंकर। गौरी का शंकर? हाँ वही। क्या आप सच बोल रहे हो? वो जज है? हाँ वही था। और गौरी का दुर्भाग्य देखो, उसका केस उसी के कोर्ट में पेश हुआ। मिस्टर आहूजा बोले।
फिर तो गौरी को बेल भी नहीं मिल पाएगी और उसे सज़ा देने की कोशिश करेगा वो। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। देखिए जी, वो नाराज़ इसलिए है क्योंकि वो सच नहीं जानता। अगर वो सच जान जाएगा ना तो गौरी को कुछ नहीं होने देगा। तो मैं क्या करूं बताओ? मिस्टर आहूजा बोले। आप उसे सच बताइए, पुष्पा देवी ने कहा। लेकिन वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके मन में तो काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है और गौरी भी नहीं चाहती कि मैं उससे बात करूं। तो क्या गौरी को सज़ा होने देंगे? उसको बिना बताए आप शंकर से बात करिए, पुष्पा देवी बोली। तो क्या तुमने मुझसे मुझसे मिलने के लिए वो तैयार होगा? मिस्टर आहूजा ने कहा। ट्राई करने में क्या हर्ज है? जब तक गौरी रिमांड में है तब तक तो ट्राई करिए। तुम शायद ठीक कहती हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो मिलने के लिए तैयार होगा, लेकिन हमने उसे कभी काफ़ी चोट पहुंचाई है। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। गौरी को देख लोगी तो सो पाओगी, नहीं तो तुम भी परेशान होगी और गौरी भी। शाम को 6 से 7 जेल में मिलने का समय रहता है, इसलिए वो दोनों ठीक वक्त पर जेल पहुंच गए। गौरी और पुष्पा दोनों एक दूसरे को देखते ही रोना चालू कर दिए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफ़ी देर तक रोते रहे। बीच में जेल की दीवार जो थी, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है और अगर जज तुझे बेल नहीं देगा तो हम हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। मुझे सज़ा की चिंता नहीं है माँ, मुझे आप लोगों की चिंता है। मैं ठीक हूँ, आप निश्चिंत रहो और प्लीज़ रो मत। पापा, मम्मी को लेकर जाइए। ये यहाँ जब तक रहेंगी ना तब तक बस रोती ही रहेंगी। ठीक है बेटा, कहकर मिस्टर आहूजा उसकी मम्मी को लेकर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने पुष्पा देवी को घर छोड़ा और सेशन जज के बंगले को ढूंढते हुए वो शंकर के बंगले के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, शंकर कुमार, सत्र न्यायाधीश, और एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर बैठा था। क्यों गार्ड जी साहब हैं क्या घर पर? क्या काम है आपको? जी, काम तो उन्हीं से है। आप कौन हैं? मैं संयुक्त सचिव हूँ पीडब्ल्यूडी में। मेरा नाम मिस्टर आहूजा है। गार्ड उठा और खट से सैल्यूट मारा। जय हिंद सर। नहीं, आप बैठिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली मेरी बेटी का एक प्रकरण है सर के पास, बस उसी के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आप इस पर्ची में अपना नाम, पता और काम लिख कर दीजिए, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। मिस्टर आहूजा ने उस पर अपना नाम और काम में गौरी के विषय में चर्चा लिख कर अंदर भेजा। थोड़ी देर में गार्ड बाहर आया और बोला, साहब बोल रहे हैं कि वो किसी कैदी के विषय में घर में बात नहीं करते। आप कल कोर्ट में आइए। ओह, पर मुझे तो मिलना ही है। बताओ मैं क्या करूं? सर, आप कल कोर्ट में मिल लीजिए। नहीं गार्ड भाई, मुझे उनसे घर पर ही मिलना है। देखिए सर, अगर उन्होंने मना कर दिया है तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं यहीं इंतज़ार करूंगा। और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अरे रे, ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप ऊपर चेयर पर बैठ जाइए। 2 घंटे बीत चुके थे, रात के 10 बज गए। गार्ड ने गेट से ही अंदर फ़ोन किया तो इत्तेफाक से शंकर ने ही फ़ोन उठाया। सर, वो साहब अभी तक बैठे हैं, उनसे कहो कि घर चले जाएं, अपना समय नष्ट ना करें। मैं उनसे कोर्ट के बाहर नहीं मिलूंगा। सर, रात काफ़ी हो गई है, आप सचमुच घर चले जाइए। कल फिर से आ जाइए। अपनी तबीयत ख़राब मत कीजिए प्लीज़। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो गार्ड भाई, मैं तो रोज़ आ सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं कल फिर आता हूँ। अच्छा भाई, गुड नाइट, कहकर वो चले गए। दूसरे दिन वो फिर बंगले के सामने आए तो गार्ड ने अंदर फ़ोन किया और बताया कि सर वो कल वाले साहब फिर आए हैं। क्या करूं? तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं नहीं मिलना चाहता? बताया हूं सर, पर वो मिलने की जिद में बैठे हैं। ठीक है, उन्हें बैठे रहने दो, कहकर शंकर ने फ़ोन रख दिया। 2 घंटे बाद गार्ड ने फिर फ़ोन करके बताया कि वो साहब अभी तक बैठे हैं, पर शंकर टस से मस नहीं हुआ। ऐसे रोज़ मिस्टर आहूजा 2 घंटे शंकर के गेट के सामने बैठे रहते, पर दोनों ही जिद्दी थे। ना तो शंकर मान रहा था और ना ही मिस्टर आहूजा। और इस बारे में मिस्टर आहूजा गौरी को भी नहीं बताते थे। उसके लिए ये एक बड़ी मुसीबत थी। रविवार के दिन मिस्टर आहूजा 5-6 घंटे तक जब उनके घर के सामने बैठे रहे, तब शंकर के बड़े भाई ने शंकर को समझाया, शंकर, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही अन्याय कर रहे हो उनके साथ।
वो बेचारे रोज आकर तुमसे मिलने के लिए मिन्नत करते हैं और तुम हो कि टस से मस नहीं होते। उनसे एक बार मिल क्यों नहीं लेते? भैया तुम तो उसका पक्ष लो ही मत। वो और बेचारे कैसे हो गए? ऐसे ही मैंने भी एक दिन बहुत गिड़गिड़ाया था, पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। और आज देखो मेरी बारी है, तो क्या बदला लोगे? हाँ, लूंगा। भूलो मत शंकर कि तुम एक जज हो, न्याय करने वाली सीट पर बैठते हो, और इस मामले में मैं देख रहा हूं तुम व्यक्तिगत हो रहे हो। ये तुम्हारे कर्तव्यों के खिलाफ है। भैया आप मुझे मत बताइए मेरी कर्तव्य, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते हो तो फिर उसको आम आदमी की तरह ट्रीट करो। अगर एक आम आदमी तुमसे मिलना चाहता हो तो क्या नहीं मिलोगे? अब शंकर चुप था। अच्छा, अपने मन से नहीं मिलना चाहते हो तो कम से कम मेरे कहने से मिल लो। पूछ तो लो आखिर क्या बताना चाहते हैं। ठीक है भैया, सिर्फ आपके कहने पर मैं उनसे मिल लेता हूँ। उसने घंटी बजाई। एक गार्ड अंदर आया। वो जो साहब बाहर बैठे हैं उन्हें बुलाओ, 5 मिनट मिलने की कहकर लाओ और मेरे ऑफिस में बैठा देना। इतना कहकर शंकर रूम में चला गया। थोड़ी देर में जब वो अपने ऑफिस में आया तो मिस्टर आहूजा उनके ऑफिस में आ गए थे। बैठिए, आपके पास 5 मिनट का समय है, बोलिए और चले जाइए। धन्यवाद सर, मुझे 5 मिनट देने के लिए। मेरे लिए 5 मिनट पर्याप्त हैं। गौरी बहुत ही जिम्मेदार और महान लड़की है सर, मैं उस पर जितना भी गर्व करूं कम है। उसने आपके और मेरे लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया। जब गौरी की ट्रेनिंग चल रही थी तब वहाँ एक डीएसपी लड़का था, रतन सेन। वो गौरी को पसंद करने लगा। गौरी के साथ उसने बदतमीजी भी की और गौरी ने उसे झापट भी मार दिया था। शंकर ये सब सुनकर एकदम शॉक्ड था। उसे तो कुछ भी पता नहीं था। जब उसके पिता सांसद थे तो एक दिन मेरे घर आ गई। उसने आपको जान से मार देने की धमकी दी और मुझे सस्पेंड करा देने की धमकी दी। हो सकता है उस दौरान किसी ट्रक ने आपको सिर्फ ठोकर मार कर छोड़ दिया हो, क्योंकि बाद में उसने बताया था कि इस बार तो सिर्फ आपको ठोकर मारा है, परंतु अगली बार ट्रक सीधा आपके ऊपर गुजर जाएगी। शंकर ने रिकॉल किया कि सचमुच उसके साथ ये घटना हुई थी। वो ट्रक वाले को चिल्लाया था, परंतु ट्रक उसे गिराकर तेजी से निकल गया था। फिर उसने मुझे झूठे केस में फंसाकर सस्पेंड करवा दिया ताकि वो गौरी को शादी के लिए मजबूर कर सके। अगर वो ये सब आपको बताती तो आप पक्का कुछ कदम उठाते, और वो लोग इतने ताकतवर थे कि उसके बदले वो आपको, मुझे और उसकी मम्मी को तकलीफ पहुंचाते। इसलिए उसने अपनी खुशियों को ताक में रखकर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप नहीं जानते सर कि वो आपको कितना प्रेम करती है। इतना कि अगर आप उसे फांसी भी दोगे तो वो हंसकर स्वीकार कर लेगी। शंकर एकदम चुप था। अच्छा सर, आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। अब फैसला आप पर है। शुभ रात्रि। ये कहकर गौरी के पिता बाहर निकल गए। दूसरे दिन पेशी थी। गौरी 1 सप्ताह तक जेल में थी, और मन चाहे जितनी भी शांत हो, जेल में रहने का असर शारीरिक और मानसिक रूप से भयंकर ही पड़ता है। वो 1 सप्ताह से ठीक से खा पी भी नहीं पा रही थी। उसे नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया था, और इधर शंकर आज उसके लिए क्या फैसला करने वाला था ये उसके लिए अनिश्चित था। वो थोड़ी चिंतित भी थी कि शंकर शायद उसे कड़ी सजा दे, इसलिए वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो तैयार होकर कोर्ट ले जाने का इंतज़ार कर रही थी। उसे बताया गया कि आज उसका केस शाम को है। सुबह उसके पिता आकर उसके लिए फ्रूट्स दे गए थे और कह गए थे कि वो सीधे कोर्ट में मिलेंगे। घर पर पुष्पा देवी ने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है जी, शंकर आज क्या फैसला करेगा? क्या पता पुष्पा, मैंने तो उसे पूरा घटनाक्रम बता दिया था, बाकी केस के बारे में तो बता नहीं सकते। अब अगर विपक्ष के वकील ने ये साबित कर दिया कि वो हत्या के मामले में दोषी है तो उसे सजा तो देनी ही पड़ेगी। ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा तो है नहीं। बाकी अंतिम निर्णय तो जज का ही होता है ना? पुष्पा देवी ने पूछा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जज निजी जीवन की घटनाओं से भी प्रभावित होता है, और गौरी ने एक तरफ से उसे धोखा भी दिया है, तो उसका मन में अगर जरा सी भी ये बात आई तो वो सज़ा और भी कड़ी कर देगा। तो क्या हुआ अगर ऐसा हुआ? तो हम ऊपर अपील करेंगे। हाँ पुष्पा, वो तो करेंगे ही, परंतु अगर यहीं से बरी होकर दोष मुक्त हो जाए तो आगे केस ही नहीं बनता।
ठीक है, आज मैं दिन भर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। पुलिस सारे कैदियों को उनकी पेशी, जिनकी भी पेशी थी, उन्हें लेकर कोर्ट में पहुंच गई थी। उनमें गौरी भी थी। वो बाहर गैलरी में ही बैठी थी क्योंकि उसका केस 4 बजे के आसपास लगने वाला था। उसके पापा और वकील साहब भी वहीं पर खड़े थे। बेटा तुम चिंता मत करना, अगर बेल नहीं मिली तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, पर तुम्हें जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे। ठीक है पापा, पर अब मेरे अंदर शक्ति बची ही नहीं है। जीवन से लड़ते संघर्ष करते थोड़ा थक गई हूँ। जो फैसला करना है आज ही कर दें ताकि मैं मानसिक रूप से शांत हो सकूं। ऐसा मत बोल बेटा, मैं तुझे जल्दी से घर ले जाऊंगा। हमने कोई बुरे कर्म थोड़े ही किए हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनेगा। उसके पिता ने सुबकते हुए कहा। चुप हो जाइए पापा, ये सब तो भाग्य का खेल है, कभी सुख तो कभी दुख, और लगता है कि मेरे भाग्य में भगवान ने कुछ कम ही सुख लिखा है, इसलिए ये सब झेल रही हूँ। ठीक हो जाएगा बेटा, सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरी की भी आंखों में आंसू थे। तभी उसके नाम की मुनादी हुई। गौरी जब कोर्ट के अंदर आई तो शंकर किसी और काम में व्यस्त था। जैसे ही उसकी उनकी आंखें चार हुई तो उसका दिल धक से हुआ। साइलेंस प्लीज, थोड़ा शांति बनाए रखिए, शंकर बोला। पांडे साहब, मैंने जो जो कहा था वो सारी चीज़ें आज आप लेकर आए हैं? जी सर, हमने गौरी देवी से और जानकारियां ली हैं, उनके आसपास के लोगों से, रतन के विभाग के लोगों से, उनके परिसर सभी से पूछताछ की है। हमने गौरी देवी के विभाग से भी पूछताछ की है। गवाह के रूप में आज सिर्फ 2 ही अधिकारी आए हैं। हालांकि उस दिन जब रतन गिरा था तो वहाँ पर 3 अधिकारी मौजूद थे। तो क्या आपने तीसरे से कंसेंट ले लिया कि जो भी वो लोग बयान देना चाहते हैं वो भी वही बयान देना चाहते हैं? हाँ सर, हमारी बात हो गई है। उन्होंने अपना बयान लिखकर हमें भेज दिया है। और सीसीटीवी फुटेज मिला कि नहीं? हाँ सर, थोड़ी दूरी में एक घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से हमने कलेक्ट किया है। बहुत साफ तो नहीं है परंतु दिखाई दे रहा है। तो फिर एक काम कीजिए, सीसीटीवी फुटेज हम सबसे आखिरी में देखेंगे, पहले गवाहों को बुलाइए। सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं आयकर अधिकारी हूँ और दिल्ली में निवासरत हूँ। उस दिन टीम के साथ मैं भी वहाँ गया था। जब हमने उनके घर पर छापा मारा तो वहाँ सिर्फ कुछ महिलाएं और सिक्योरिटी गार्ड्स ही थे। उस वक्त ना तो रतन वहाँ आया और ना ही गौरी देवी। करीब 1 घंटे की कार्यवाही के बाद पुलिस की टीम के साथ रतन वहाँ आया था। आते ही उसने हमारे सामने ही गौरी देवी को फ़ोन किया और उसे तत्काल आने की हिदायत दी। वो तो गौरी देवी के ऊपर दोषारोपण भी कर रहा था कि उसी की वजह से ये सब रेड पड़ी है। फिर सर तभी गौरी देवी आई। रतन ने उन्हें ऊपर भेज दिया। वो काफ़ी गुस्से में थे। फिर गौरी देवी ऊपर चली गई और बालकनी में खड़ी थी। इतने में ही रतन भी ऊपर गया। हम नीचे एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि अचानक रतन धड़ाम से नीचे गिरा। उस वक्त हम में से कोई भी ऊपर नहीं देख रहा था। मतलब उसके जाने और गिरने के बीच में कितने समय लगा होगा? शंकर ने पूछा। सर, मुश्किल से 5 मिनट। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं पर रोकते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या शंकर गौरी को बचा लेगा या फिर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी अभी तक आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगले आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।